मैं आपका निरंकार और प्रीलिम्स बूस्टर प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। ज्योग्राफी में मैपिंग सेक्शन के अंतर्गत दक्षिण अमेरिका से लिए गए एक प्रश्न पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, करा निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथन में से कौन सा या से कथन असत्य है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आपको पहचानना है। पहला कथन है, पैटागोनिया एक गिरिपदीय पठार का उदाहरण है जो एक शीत मरुस्थल है। तो इसमें कई सारी बातें हैं। क्या है, इंफॉर्मेशन दिया है पैटागोनिया पठार, और कह रहा है कौन सा पठार, तो गिरिपदीय पठार, और कैसा मरुस्थल भी बोल रहा है, इसको शीत मरुस्थल बोल रहा है। तो अब पैटागोनिया को हम लोग देखने चलेंगे। देखो ध्यान से, पहले तो आप समझो कि ये पैटागोनिया पठार है आपके सामने, ये चित्र आप देख सकते हो। मैप में अगर हम इसको देखें, ध्यान दीजिएगा, तो ये पूरा रीजन जो है ये पैटागोनिया पठार का है। अब यहां पर आपको क्या समझ में आ रहा है, पैटागोनिया प्लेटो। एक्चुअल में इधर की ओर देखा जाए तो एंडीज माउंटेन रेंज है, यानी एक तरफ पर्वत है और एक तरफ पठार है। कुछ कहानी इस तरह से इसकी है। देखो ध्यान से, अगर हम मान लें कि ये एंडीज माउंटेन है तो ये पठार हो जाएगा और इस तरह से ये प्लेन शुरू हो जाएगा। ये मान लो एंडीज है और ये आपका पैटागोनिया पठार हो जाएगा और इधर की ओर हो जाएगा मैदानी भाग। तो वास्तव में है क्या, जब किसी पठार के एक तरफ पर्वत हो और एक तरफ मैदानी क्षेत्र हो तो ऐसे पठार को हम गिरिपदीय पठार कहते हैं या पर्वतपदीय पठार कहते हैं या पीडमॉन्ट उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। जब चारों ओर से पर्वतों ने पठार को घेर लिया हो, बीच में पठार होता है, तब उसको हम क्या कहते हैं, अंतरा पर्वतीय पठार। लेकिन यहां पर एक ही तरफ है तो ऐसे पठार को हम कहते हैं गिरिपदीय पठार। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यह वास्तव में एक वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित है। वृष्टि छाया क्षेत्र कैसे हो सकता है, ध्यान दीजिए, इधर से जो पवनें आती हैं वर्षा करने के लिए, इधर से वो सारी पवनें इधर टकरा करके एंडीज से यहां वर्षा कर देंगी। इधर की तरफ जब ये उतरेंगी तो ये क्या हो जाएंगी, नीचे की ओर आएंगी। तो एडियाबैटिक हीटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण उसमें सापेक्ष आर्द्रता घट जाएगी और वर्षा नहीं होगी। तो इधर तो वर्षा होगी, ध्यान से समझिएगा, पर्वतीय वर्षा होगी, बट इधर की क्या होगा, एडियाबैटिक हीटिंग होगा, जिससे यहां वर्षा नहीं होगी। तो यह वृष्टि छाया क्षेत्र हो जाएगा। तो ये भी बात समझ में आएगी, यानी वर्षा यहां पर 25 सेंटीमीटर से कम होती है औसतन वार्षिक। अब तीसरी बात समझिए, ये कहां पर है, तो इसकी लोकेशन आप देखिए, यानी कि ये दक्षिण क्षेत्र में है। आप कह सकते हो मकर रेखा के भी नीचे है, काफी नीचे है, इसलिए हम कहेंगे ये ठंडा क्षेत्र है। तो कैसा होगा, शीत होगा या उष्ण होगा, तो आप कहेंगे शीत होगा, यानी कोल्ड डिजर्ट के रूप में भी इसको जानते हैं। तो प्लेटू है जरूर, लेकिन यहां वर्षा ना होने के कारण, वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण, इस पैटागोनिया पठार को हम कहते हैं एक कोल्ड डिजर्ट, शीत मरुस्थल कहते हैं, जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र में। अब ध्यान दीजिएगा, इस क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो बड़े पैमाने पर आपको भेड़ पालन का कार्य दिखाई देगा, यानी शीप रेजिंग। क्या है यहां पर, भेड़ पालन। और उद्देश्य क्या हो सकता है, मीट भी हो सकता है और ऊन भी हो सकता है। तो ऊन और मीट के उद्देश्य से यहां पर भेड़ पालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। साथ ही साथ आपको यहां पर एक नाम याद रखना है, लामा। तो लामा क्या है, कैमल है, ऊंट है, जो कि छोट, इसकी हाइट कम होती है, कम ऊंचाई वाला ऊंट होता है। यह भी इस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इतनी पूरी बात हो गई आपकी पैटागोनिया पठार की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जानते रहना है, किस कंट्री से संबंधित है, तो वो आपको दिख रहा है, अर्जेंटीना से संबंधित है। यानी ये पठार कहां पर है, तो अर्जेंटीना में अवस्थित है। तो इस आधार पर पहला कथन अगर हम देखें तो यह क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है, यानी साउथ मोस्ट पॉइंट कह रहा है, किसका, साउथ अमेरिका का। तो हम इसको मैप पर ही समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, ये आपका मैप है, तो ये वही दक्षिण एरिया है। तो यहां पर आपको मिलेगा केप हॉर्न। तो केप हिंदी होती है अंतरीप, सबसे अंतिम हिस्सा। तो यहां पर क्या है, केप जो हॉर्न है यह अंतिम बिंदु है। तो हम कह सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका का ये दक्षिणतम बिंदु है। यहां पर देखिएगा,
इधर आपका पैसिफिक ओशन है, इधर आपका अटलांटिक ओशन है, और नीचे की ओर है सदर्न ओशन, दक्षिणी महासागर। तो 3 महासागर का आपको मिलन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जब कभी भी यहां पर जाइएगा तो आप बैक में खड़े होकर के एक सेल्फी जरूर ले लीजिएगा, आपको 3 महासागर के दर्शन हो जाएंगे केप हॉर्न के। यहीं पर आपको 1-2 बातें और जान लेनी चाहिए। देखो ध्यान से, इधर की ओर एक जल संधि है, ध्यान दीजिएगा, एक जल संधि है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट जल संधि है, ये 2 जल राशियों को जोड़ रही है। तो इधर कौन सा जल राशि है? आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। इधर क्या है? अटलांटिक महासागर है। और नीचे क्या है? तो नीचे जो ये इतना हिस्सा कटा हुआ आपका दिख रहा है, ये हिस्सा क्या है? तो आप कहेंगे इसको तिएरा डेल फिगो। ये वास्तव में तेरा डेल फिगो एक द्वीप जैसा आपको दिख रहा है। तो इस पर किसका किसका अधिकार है? आप कहेंगे इस पर चिली का भी अधिकार है, और इस पर थोड़े से भाग पर अर्जेंटीना का भी अधिकार है। तो एक तरफ तेरा डेल फिगो है और एक तरफ मेनलैंड है साउथ अमेरिका का। तो आप कहेंगे ये जल संधि जो है इसका नाम है मैगेलन। मैगेलन जल संधि मुख्य दक्षिण अमेरिका से तेरा डेल फिगो को अलग करती है, जबकि प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। तो ये मैगेलन जानते रहिएगा। आप ध्यान दीजिएगा, चिली का यहां पर लास्ट में देखिए एक स्थान दिखेगा जिसका नाम है पुंता अरेनास। क्या नाम है? पुंता अरेनास। और आप ध्यान दीजिएगा कि ये दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह है, या आप ये भी कह सकते हो कि ये चिली का सबसे दक्षिणतम शहर है, या आप ये भी कह सकते हो कि पूरे दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम शहर कौन सा है? आप कहेंगे चिली का पुंता अरेनास। एक और ध्यान रखिएगा, यहां पर एक अर्जेंटीना में स्थान है उसैया, अपने एटलस में जरूर देखिएगा उसैया। इस उसैया पे जब आप जाइए तो आपको बहुत कम व्यक्ति दिखाई देंगे, इक्का दुक्का आपको छोटे मोटे गांव दिखाई देंगे, कोई शहर जैसा नहीं है। यानी आप ये कह सकते हो कि इसके दक्षिण में आप जाएंगे तो टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा, रहने लायक कंडीशन नहीं रहेगी, यानी ऑप्टिमम कंडीशन नहीं है किसकी? डोमिसाइल की। तो आप ये कह सकते हो कि उसैया पूरे विश्व का दक्षिणतम अधिवासीय क्षेत्र है। इसके दक्षिण क्षेत्र, इससे दक्षिण में रहने की इच्छा नहीं होगी। अधिवास का मतलब क्या है? ऐसा स्थान जहां पर आपके लंबे समय तक रहने की इच्छा करे, लेकिन इसके नीचे आपकी इच्छा नहीं करेगी रहने की। 2-4 दिन घूम भले आइए, रहने की इच्छा नहीं करेगी परमानेंटली। और उसैया को हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें तो सबसे दक्षिणतम अधिवासीय केंद्र कह सकते हो, क्षेत्र कह सकते हो, स्थल कह सकते हो, जो कि अर्जेंटीना का है। तो इतनी सारी बातें हो गई। तो केप हॉर्न दक्षिणतम बिंदु है, यह बात क्या है? सत्य है। आप अपने प्रश्न को देखिए, तो इस स्टेटमेंट को भी हम क्या करेंगे? करेक्ट मान लेंगे। फिर देखिए, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा कि समशीतोष्ण घास के मैदान होते क्या हैं, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिएगा। हमने क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस किया था कि मान लो कि यह एक महाद्वीप है, और यहां पर हम मान लेते हैं ये हो गया 30 डिग्री, ये 0 है, और ये 90 डिग्री है। 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक किसी भी महाद्वीप की बात करें, इसमें जो मध्य वाला भाग होता है, ये वाला एरिया, इसको कहते हैं स्ट्रेटी जलवायु। स्ट्रेटी जलवायु, जो लोग पूरा वीडियो शुरू से देखते आ रहे हैं उनको सब पता है कि इसमें क्या क्या जलवायु होगा, सब उनको पता है। हम केवल यहाँ स्ट्रेटी बताएंगे। स्ट्रेटी जलवायु प्रदेश इसको कहते हैं। यहां पर दोस्तों जनरली घास के मैदान पाए जाते हैं। यानी कैसे घास होंगे? आप कहेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड मिलेगा, समशीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। ठीक है, अब इस समशीतोष्ण घास के मैदान की बड़ी अच्छी कहानी समझिए। इसको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना, या अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आप जानना चाहो तो देख सकते हो, नॉर्थ अमेरिका में इसे प्रेरीज कहते हैं, साउथ अमेरिका में इसे पंपास कहते हैं, अफ्रीका में इसे या साउथ अफ्रीका में इसे वेल्ड कहते हैं, यूरोप में
स्ट्रेपी कहते हैं। यूरोप का ही एक देश है हंगरी, हंगरी में इसे पुस्ताज कहते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं। न्यूजीलैंड में इसे कैंटरबरी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, स्पेशली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा मिलान करने को आता है। ये सारे के सारे समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन है कि पूरे वर्ष एक ही फसल होती है, क्या? गेहूं। यानी पूरे साल यहां गेहूं का उत्पादन करा जाता है। जहां जहां पर गेहूं उत्पादन की अनुकूल दशाएं नहीं होती वहां पर पशुपालन का कार्य किया जाता है बड़े पैमाने पर मीट के लिए। तो यहां पर दो चीजें ध्यान रखना है, स्टेपी जलवायु में गेहूं का प्रोडक्शन पूरे साल होगा और साथ ही साथ मीट का कारोबार होगा, यानी कि पशुपालन का कार्य बड़े पैमाने पर होगा, वो भी मीट के लिए ही होगा। अब ध्यान दीजिए, यह ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर पॉपुलेशन बहुत कम होता है, जनसंख्या बहुत अधिक नहीं होती है, डेंसिटी बहुत कम होती है। तो यहां मशीनीकृत कृषि का विकास हुआ है, पूंजी प्रधान कृषि है। जनसंख्या बहुत कम है तो व्यापारिक कृषि हो जाएगी, यानी व्यापारिक कृषि है, पूंजी प्रधान है, मशीनीकृत कृषि का यहां पर विकास हुआ है। इतनी सारी बातों को आप जानते रहिएगा। अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम इसको साउथ अमेरिका में देखें, देखिएगा ये होता है पंपास ग्रासलैंड। इस क्षेत्र में दोस्तों हमने कहा बड़े पैमाने पर पशुपालन का कार्य होता है। तो पशुपालन जब हो रहा है तो यहां बड़े बड़े चारागाह भी विकसित हो जाएंगे और इन चारागाहों में सबसे महत्वपूर्ण होता है क्या? अल्फा। यह ऐसी घास होती है जो बहुत ही पौष्टिक होती है। यह जानवरों को खिलाई जाती है जिससे जानवर जल्दी से मोटे तंदुरुस्त हो जाए और उनको कटिंग करके मीट प्रोसेसिंग करके उसको मार्केट में सेल करा जाए। तो ये अल्फा कहाँ मिलती है? तो ये भी समशीतोष्ण घास क्षेत्र में ही मिलती है। स्पेशली आप दक्षिण अमेरिका के पंपास क्षेत्र में जानते रहिएगा। हमने कहा इस क्षेत्र में गेहूं खूब पैदा होता है। तो यहां पर देखिए, जो ये पंपास क्षेत्र है ये कहां कहां पर है? तो इसका विस्तार आप कह सकते हो कि ये उरुग्वे से लेकर के पूरा ये आपको दिखेगा इस एरिया में। देखो ये पूरा पंपास रीजन है, ये पंपास रीजन है, यानी इसका विस्तार उरुग्वे में भी है और अर्जेंटीना में भी है। इस क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन खूब होगा। तो यहां पर दो स्थान आप जानते रहिएगा, एक है बाहिया ब्लांका, यानी यहां पर आपको मिल जाएगा बाहिया ब्लांका, और यहां पर है रोजेरियो। रोजेरियो से लेके बाहिया ब्लांका तक का एक क्षेत्र है, इसको कहते हैं अर्धचंद्राकार क्षेत्र। क्या कहते हैं? अर्धचंद्राकार, हाफ मून रीजन बोलते हैं इसको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार क्षेत्र। और स्पेशली यही गेहूं के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो पूछेगा कि अर्धचंद्राकार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे गेहूं के उत्पादन के लिए। कहां से कहां तक? रोजेरियो से लेके बाहिया ब्लांका तक अर्जेंटीना में है। अब हमने कहा कि यहां मांस का भी काम होता है, पशुपालन भी खूब होता है। तो दो स्थान जानते रहिएगा, एक राजधानी है अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स और एक राजधानी है मॉन्टेविडियो उरुग्वे की। ये दो सेंटर को आप जानते रहिएगा भली भांति। देखिएगा दोनों ही महासागर के तट पर हैं, यानी दोनों के दोनों बंदरगाह हैं। और साथ ही साथ इन दोनों ही शहरों में मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है, मीट प्रोसेसिंग मांस प्रसंस्करण उद्योग का विकास हुआ है और साथ ही बंदरगाह भी हैं। तो इससे क्या होगा? इन दोनों जगहों से एक्सपोर्ट होगा किसका? गेहूं प्लस मीट, इन दोनों का एक्सपोर्ट करा जाएगा। साथ ही साथ आप जानते रहिएगा जो ब्यूनस आयर्स शहर है ना, ये बहुत चौड़ी चौड़ी सड़कें यहाँ पर आपको दिखेंगी, यानी ये चौड़ी चौड़ी सड़कों के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही साथ यहाँ कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं भी यहाँ पर खूब मिलती हैं, इसीलिए इसको दक्षिण अमेरिका का पेरिस भी कहा जाता है। ठीक है, तो यह बात भी आप ब्यूनस आयर्स के बारे में जानते रहिएगा। अब अगर हम प्रश्न पे आते हैं, देखिए प्रश्न को। तो समशीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज नहीं कहते हैं भाई,
क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। प्रेरीज कहाँ कहते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं। अब अगला है ग्रान चाको दक्षिण अमेरिका में एक मिश्रित वनस्पति क्षेत्र है जिसे शिकार भूमि कहते हैं। अब ग्रान चाको कहाँ पर है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। मैप पर ही चलते हैं, ग्रान चाको को देखते हैं। ये देखिए ग्रान चाको कुछ इस तरह से होता है। इस क्षेत्र में आ जाइए, यहां पर देखिए ये पूरा रीजन जो है ये ग्रान चाको है, और इसको जानते रहिएगा 3 देशों में है, बोलीविया, पराग्वे और अर्जेंटीना। 3 देशों में ये है। ये वास्तव में ये क्या है, तो आप कहेंगे ये मिश्रित वनस्पति है। मिश्रित वनस्पति मतलब घास रहेगी और बीच बीच में आपको पेड़ भी दिखाई देगा, ये मिक्स्ड वेजिटेशन है। प्राचीन काल में या पुराने समय में यहाँ के जनजातीय समुदायों के द्वारा जीवन निर्वाह करने के लिए बड़े पैमाने पर यहाँ पशुओं का आखेट करा जाता था, यानी पशुओं का शिकार हो रहा था। हंटिंग लैंड है, तो इस कारण से इसका नाम पड़ गया शिकार भूमि। हंटिंग लैंड कहते हैं इसको, हंट लैंड कहते हैं इसको। लेकिन वर्तमान में इन देशों के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और साथ ही साथ वहाँ के लोगों को रहने जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए जीवन निर्वाह के लिए थोड़ा बहुत कृषि कार्य भी प्रारंभ करा दिया गया है। तो ये ग्रान चाको है जिसको शिकार भूमि कहते हैं। अब अगर प्रश्न पे जाइए तो शिकार भूमि कहते हैं, यह भी कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कौन सा असत्य है इसमें, तो असत्य है केवल इसमें 3, यानी सी ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा।